जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर इंटरप्शन। दरअसल स्टूडियो मैंने एक जगह सेट की हुई है, तो ये ज़रा वहाँ मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो आई हैव टू चेंज माई प्लेस। लेट्स स्टार्ट जी अगेन। नए सिरे से औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ जी। मेरा ताल्लुक टीचिंग से और लॉ से है। तकरीबन 22-23 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे टीचिंग करते हुए और लॉ पढ़ाते हुए, लॉ की प्रैक्टिस में और टीचिंग में। 1999 से, यानी पिछली सदी से मैं दोनों काम कर रहा हूँ, लॉ भी और टीचिंग भी। आई एम ग्रेटफुल इस फॉर्म का कि उन्होंने एक मौका दिया मुझे भी कि यहाँ मैं बात कर सकूँ। बड़ी अच्छी बात है जी। इस तरह का डायलॉग होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। इंसान यकीनन एक दूसरे से सीखता है। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ या कुछ बताने जा रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जस्ट एक आपस में तबादला ख्याल होता है, इंसान कुछ कहता है, कुछ सुनता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हम एक दूसरे से मालूमात और इल्म लेते भी हैं और एक दूसरे को इल्म देते भी हैं, जस्ट शेयर करते हैं। ठीक है जी। तो अगेन प्लीज, अगर आप मुझे ज़रा दोबारा कंफर्म कर दें, क्योंकि मैं शुरू कर चुका हूं कि आपको आवाज़ सबको मेरी क्लियर सुन पा रही है, ताकि मैं आगे उसको कंटिन्यू करूं। जी चलें जी, थैंक यू। हमारा आज का टॉपिक है जी ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात करें, अगर हम जनरल देख लें कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, ह्यूमन राइट्स किसको कहते हैं, और ह्यूमन राइट्स से पहले ज़्यादा सिर्फ हम बात करेंगे राइट्स की, राइट्स क्या होते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात जी, राइट्स क्या हैं? राइट्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो आपकी तरफ से दूसरों पर आयद होती हैं। मैं अगर आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन। ये प्लीज जी परमिशन नहीं आ रही। मैं आई वुड लाइक टू शेयर स्क्रीन। मैंने स्लाइड्स कुछ तैयार की हैं, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये परमिशन ये कर दें। मैं स्लाइड्स की मदद से कुछ प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। चलें जी, जब तक बात नहीं होती तो बड़ी सिंपल सी बात मैं जिस तरह से कर रहा था कि राइट्स क्या हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द रेसिप्रोकल। जो दरअसल एक का राइट होता है वो दूसरे की ड्यूटी ऑब्लिगेशन होती है। इसका मतलब है हम राइट्स को ड्यूटीज से अलग नहीं कर सकते। अगर हम बात करें एक सिटीजन और स्टेट की, तो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो दरअसल स्टेट की लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो स्टेट्स के राइट्स हैं वो दरअसल सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। थैंक यू जी। जी, तो ये आपके सामने आ गया होगा जब मैं बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है। तो जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा था, द डिमांड्स ऑफ सिटीजंस फॉर देयर वेलफेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट आर सोसाइटी which government or society accepts or called the rights। तो बड़ी अहम बात कि एक डिमांड जो एक शख्स इंडिविजुअल सिटीजन करता है स्टेट से, डिमांड्स तो बहुत सी हो सकती हैं। मेरी डिमांड ये भी हो सकती है कि मुझे कार कोठी बंगला दे दिया जाए, 1 मिलियन 1 बिलियन रुपीस दे दिए, सिर्फ डिमांड्स हैं। तो ऐसी डिमांड्स जो सिटीजन्स अपनी स्टेट से करते हैं और उन डिमांड्स को स्टेट एक्सेप्ट करती है, यानी द एक्सेप्टेड डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स कैन बी राइट, इट्स क्रिएट राइट्स।
सिटीजन्स डिमांड कर रही है, स्टेट्स उन डिमांड को एक्नॉलेज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सिटीजन्स का एक राइट क्रिएट हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब जहन में रखिए, यहां सिर्फ जाहिर है मतलब सिटीजन्स नहीं होंगे, सिर्फ सिटीजन्स नहीं होंगे, वो एक्सपेक्टेशंस जो एक इंडिविजुअल सोसाइटी से करता है और सोसाइटी उसकी डिमांड्स को तस्लीम करती है, वो भी राइट्स हो जाएंगे। डिमांड्स बाय इंडिविजुअल फ्रॉम द सोसाइटी which is accepted by the society can be called the rights. The same here, the demands from the peoples, from the citizens of a country, from its government that has been accepted by the governments can also be the rights. ठीक है जी। ये अलग बात है, जब आप गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं और गवर्नमेंट आपकी डिमांड को तस्लीम करती है, तो वो जो आपके राइट्स हैं उनको क्या कहेंगे, वो कहलाएंगे आपके लीगल राइट्स, वो आपके लीगल राइट्स हैं। लेकिन वो डिमांड जो आप स्टेट से करते हैं और स्टेट उनको तस्लीम करती है, वो लीगल राइट्स हैं। लेकिन वो डिमांड जो आप सोसाइटी या मुआशरे से करते हैं और मुआशरा उन डिमांड्स को एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या कहेंगे, वो जाहिर है आपके सोशल राइट्स होंगे। लेकिन जाहिर है या मॉरल राइट्स होंगे। तो आप यू कैन से राइट्स दो तरह के हो सकते हैं, मॉरल राइट्स एंड द लीगल राइट्स। मॉरल राइट्स क्या हैं, जो आपको सोसाइटी से मिलते हैं, और लीगल राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स वो राइट्स हैं जो आपको मुल्क का कानून देता है, यानी वो राइट्स जो आपने स्टेट से किए, स्टेट्स ने उन राइट्स को एक्नॉलेज किया। स्टेट्स सिर्फ एक्नॉलेज नहीं करेगी, स्टेट उनको एक्नॉलेज भी करेगी, इंडोर्स भी करेगी, रिकॉग्नाइज्ड भी करेगी, और सबसे अहम बात, उन पे इंप्लीमेंट भी करेगी। ठीक है ना, राइट दे दिया जाए लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए तो उस राइट की कोई हैसियत नहीं होती जो इंप्लीमेंट ना हो। ठीक है जी। आज हम बहरहाल सिर्फ बात करेंगे लीगल राइट्स के हवाले से। जिस तरह से आपको मैंने पहले अर्ज की, ये स्लाइड्स का मतलब है जरा आसानी हो जाती है देखने में, समझने में। तो वो क्या है जी, राइट्स आर द बेस ऑफ स्टेट एंड जस्टिस डिपेंड्स अपॉन द राइट। जब आप बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की, जब आप बात करते हैं कोर्ट्स की, जब आप बात करते हैं जस्टिस की, हायर जुडिशरी की, और एक पूरे सिस्टम की बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, जब हम आपके मुल्क के कोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, लॉ सिस्टम की बात कर रहे हैं, स्टेट के तीसरे बड़े ऑर्गन जुडिशरी की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ क्योंकि सिर्फ लॉयर्स होते तो मैं स्पेसिफिकली लॉ की जबान में बात करता, लेकिन मुझे बताया गया यहाँ लाइट्स भी होते हैं और पब्लिक के लोग भी होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा जो टेक्निकल मुश्किल जबान है उससे अवॉइड करूंगा, कोशिश करूंगा कि लॉ की जबान की बजाय सादा अल्फाज में बात करूं, ताकि वो जो लॉ मैन नहीं है उनको भी बात समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो मैं अर्ज कर दूं, जो सोसाइटी है, और जाहिर है हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो सोसाइटी के 3 बेसिक ऑर्गन्स होते हैं, या यू कैन से कि सोसाइटी के 3 बेसिक पिलर्स होते हैं। एक होती है जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, जो कानून बनाती है, जिसको हम लॉ की जुबान में लेजिस्लेचर कहते हैं। लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, जिसको उर्दू में आप मजलिस शुरा भी कहते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। मुल्क में वो इदारा जो कानून बनाता है, कानून साज इदारा होता है, उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। उस बनाए हुए कानून पे जो अमल कराता है उसको एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जेक्टिव यानी गवर्नमेंट, जिसको सादा लफ्जों में हम हुकूमत कह लें, एग्जेक्टिव। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना। रियासत के दूसरे बड़े इदारे एग्जेक्टिव का काम क्या है, गवर्नमेंट का उस पर इंप्लीमेंट कराना। और तीसरा इदारा होता है जुडिशरी, जिसको हम अदलिया कहते हैं, अदालतें कहते हैं। जुडिशरी का काम ये होता है ये चीज चेक करना कि क्या लॉ पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर कोई लॉ पे अमल नहीं कर रहा, वो कोई इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, उसको सजा देना और लॉ पे इंप्लीमेंट कराना किसकी जिम्मेदारी होती है, जुडिशरी की, अदलिया की। मैंने अर्ज किया 3 बुनियादी इदारे आपके सामने अर्ज किए कि एक इदारा क्या है जी, एक इदारा आपका जुडिशरी है, पहला इदारा लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाता है। दूसरा इदारा गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव जो कानून पे अमल कराता है। तीसरा इदारा
जुडिशरी जो ये देखता है कि कानून पे अमल हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये 3 बेसिक इदारे आपके स्टेट के हुआ करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। जब जुडिशरी की बात करेंगे तो ये अदलिया होगी। और अदलिया का बेसिक काम क्या होता है, बात यहां से चली थी जो आपको सामने लिखा नजर आ रहा है। अदलिया का बेसिक काम ये होता है कि आवाम को जो राइट्स दिए गए हैं उन पे इंप्लीमेंट कराना। राइट्स कहां दिए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं ये समझता हूँ वैसे तो अदलिया के बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन जो जुडिशरी का बेसिक काम है, वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी हो या हायर जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, उनका बेसिक काम क्या है कि जो अदालत, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, बेसिक राइट्स दिए गए हैं, उन पे इंप्लीमेंट कराना बुनियादी तौर पर जुडिशरी का काम होता है। तो जैसे आपको लिखा नजर आ रहा है, राइट्स आर द बेस ऑफ स्टेट एंड जस्टिस डिपेंड्स अपॉन द राइट्स। ठीक है जी। अगर आवाम को राइट्स नहीं मिल रहा है तो वो आपका जो सिस्टम है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। The conditions of social life without which any person could not complete his life are called rights. राइट्स क्या है? राइट्स वो बुनियादी जरूरियात हैं जिसके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। राइट्स के बगैर मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान जिंदगी गुजार सके, या आप कह सकते हैं कोई इंसान बेहतर अंदाज से जिंदगी गुजार सके। तो वो बुनियादी चीजें जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकती, वो बुनियादी चीजें जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको राइट्स कह देते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको शुरू में अर्ज की कि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, जो एक के राइट्स हैं वो दूसरे की ड्यूटीज होती हैं। जो सिटीजन राइट्स हैं, जो अवाम के हकूक हैं, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है। और इसी तरह से जो गवर्नमेंट या स्टेट्स के राइट्स हैं, वो दरअसल अवाम की ड्यूटीज है। ठीक है जी। राइट्स आर दोज एक्सपेक्टेशंस विच वी डू फ्रॉम अदर्स एंड अदर्स फ्रॉम अस। हमारी तवक्कुआत जो दूसरों से हैं वो हमारे हकूक हैं, और वो तवक्कुआत जो दूसरों की हमसे हैं वो उनके हकूक हैं। डियर व्यूअर्स या पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि यहाँ जाहिर है पढ़े लिखे लोग ही मौजूद हैं, स्टूडेंट्स नहीं है जो चीज़ों को समझते हैं, मैं इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बेस में नहीं जा रहा। तो मैं अर्ज करूं कि हमारे मुआशरे में बुनियादी वजह क्या है जो हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? हम अपने राइट्स तो मांगते हैं, हम अपने राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस की बात नहीं करते। हम तरक्की पजीर मुआशरा है, हमें अपना हक तो चाहिए, हम फर्ज अदा नहीं करते। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुआशरे होते हैं, जो डेवलप स्टेट्स होती हैं, वहां क्या होता है? वहां अवाम पहले अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अवाम पहले अपने फराइज अदा करते हैं, और उसके बाद हकूक तलब करते हैं। यानी मैं आपको बड़ा बेसिक फर्क बता रहा हूं तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुआशरों में। तरक्की पजीर यानी एडवांसिंग कंट्रीज में क्या होता है, हम हकूक का तो बहुत शोर मचाते हैं, हमें फलां हक नहीं मिला, फलां हक नहीं मिला, फराइज ड्यूटीज की बात नहीं करते। तरक्की याफ्ता मुआशरे अपने फराइज पहले अदा करते हैं, ड्यूटीज बाद में मांगते हैं। अल्लाह करे कि हम उस सतह पर आ जाए। ह्यूमन राइट्स की एक बड़ी अहम खासियत होती है जो आपके सामने लिखा है, ह्यूमन राइट्स इज द ideology according to which all men are equal and have equal rights. ह्यूमन राइट्स होते ही वही हैं जो सबको बराबरी की बुनियाद पर हासिल हो, पिक एंड चूज ना हो। ये ना हो कि किसी को कोई राइट दे दिया जाए, किसी को ना दी जाए। वो राइट नहीं होता, उसको आप फेवर कह सकते हैं, आप उसको नाजायज फेवर कह सकते हैं, राइट नहीं कह सकते। राइट होता ही वही है, हक होता ही वही है जो सबके लिए हो, सबको बराबरी की बुनियाद पर हासिल। अगर मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको कोट करूं, मशहूर वाकया, एक बड़ा मालदार कबीला था, वहां की एक फातिमा नामी औरत चोरी के इल्जाम में लाई गई, और आपने शरीयत के मुताबिक सजा का हुक्म दिया हाथ काटने का। तो सिफारिशें आने लगी कि बड़े कबीले की औरत है, तो आप इसे दरगुजर फरमाए, रियायत फरमाए। तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम, वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर ये जुर्म मेरी बेटी करती तो मैं उसके लिए भी यही सजा तजवीज करता। यानी कानून क्या है जो सबके लिए हो? तो राइट्स वो होते हैं जो सबको हासिल हो।
मुल्क की तमाम अवाम को हासिल राइट उसको कहेंगे। जो इंडिविजुअल्स को हासिल होते हैं उनको हम राइट्स नहीं कहते, उनको हम फेवर कहते हैं। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, इसी फेवर ने ही हमें तबाह करके रखती है। आगे चलें जी। जो एक यूनिवर्सल फिलॉसफी की अगर बात करें तो वो क्या है, ह्यूमन राइट्स कौन से होते हैं, जिससे आपको पहले मैंने अर्ज किया। इन यूनिवर्सल फिलॉसफी अ मैन गेट्स ऑल राइट्स बाय बर्थ whether he is living in any area or society or hold any ideology। ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो सबको हासिल होते हैं, ये तो एक बात हो गई, और पैदाइशी तौर पर हासिल होते हैं। यानी इसके लिए किसी शख्स को कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि मैं कोशिश की, मैंने स्ट्रगल की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तहरीक चलाई, मैंने मूवमेंट चलाई, मैंने कोड़े खाए, मैं जेलों में गया, मैंने कैद काटी और फिर राइट्स मिले। और राइट्स नहीं होते। आज अगर आप जदीद दौर की बात करें तो राइट्स की दो बड़ी अहम डायरेक्शंस या सिमतें या हो सकती हैं। वो क्या है? पहली बात, राइट्स होते ही वही हैं जो मुआशरे के तमाम अफराद को हासिल हों। नंबर दो, राइट्स वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पर हासिल हों, जिसके लिए कोशिश ना करनी पड़े। यानी एक मुल्क, एक मुआशरे में जब एक शख्स पैदा होता है तो उसको पैदा होते ही वो तमाम हकूक हासिल हो जाते हैं जो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, तो 1973 के आइन में ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, वो सबको हासिल है। यानी पाकिस्तान में पैदा होने वाला एक शख्स पैदाइशी तौर पर वो तमाम राइट्स हासिल कर लेता है जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। या मैं आपको एक और कर दूं, पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने। पहला 1956 में, 1956 में, जो सिर्फ 2.5 साल चला, 2.5 ईयर। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना 62 में, जो सिर्फ 6 साल चला, अयूब खान का। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो अब तक चल रहा है। अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें या बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बेहतर मौजूदा आइन ही है। यानी अगर हम तीनों आइनों को कंपेयर करें, 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन, तो जो आपको मौजूदा आइन है इसमें सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। इससे पहले किसी आइन में इतने राइट्स नहीं थे। ये तो दौर जदीद की बात हो गई। ठीक है जी। तो ह्यूमन राइट्स आर स्पेशली अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ओपिनियन और नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज। अब सवाल ये पैदा होता है, ह्यूमन राइट्स देता कौन है? कोई तो देता होगा ना। तो एक तो सिंपल सी बात है, अवामी शऊर के जरिए, अवामी एहतजाज के जरिए, जिस तरह से हुआ बरतानिया में, लोगों ने बरतानिया में एहतजाज किया, जलसे निकले, जुलूस निकले, लोगों ने कोड़े खाए, कैदों में गए, लोगों को गोलियां मारी गई, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद उनको हकूक हासिल किए। तो एक तरीका तो ये है कि अवाम स्ट्रगल करके उन हकूक को हासिल करती है। दूसरा तरीका ये होता है कि वह हकूक आपको मुल्क के कानून देता है, जिस तरह पाकिस्तान के आइन 1973 में हकूक दिए गए हैं। और तीसरा तरीका ये इंटरनेशनल लॉ के जरिए। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन है। अब जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, और आपको यकीनन पता है कि दुनिया के तमाम मुल्क ही यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। अब यूनाइटेड नेशन जो करारदाद मंजूर करेगा वो तमाम मुल्कों के लिए काबिल पाबंदी है। यानी वो राइट्स जो यूनाइटेड नेशन या उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा देगा वो पाकिस्तान के अवाम को भी हासिल हो जाएंगे, क्योंकि तमाम मेंबर मुमालिक पाबंद हैं अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। मुझे बताएं, ठीक है। तो 3 बातें हुई कि आपको ह्यूमन राइट्स कहां से हासिल होते हैं। एक तो यह अवाम ताकत से और मुजाहिरों से, हुकूमत से हासिल करे, प्रोटेस्ट के जरिए। दूसरा ये है कि मुल्की आइन आपको वो हकूक दे। तीसरा ये है कि इंटरनेशनल लॉ के जरिए आपको हकूक मिलते हैं। तो दिस कैन बी 3 मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये तो सिर्फ एक तारुफ हुआ। अगर हम इंसानी हिस्ट्री की बात करें तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ह्यूमन राइट्स किसने दिए, कब दिए और क्या राइट्स दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज बीइंग ए मुस्लिम इस पे फख्र भी करते हैं कि अगर आप इंसानी तारीख की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स इस्लाम ने दिए, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए थे। इस्लाम से पहले ह्यूमन राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। मैं अगेन रिपीट कर दूं,
اسلام سے پہلے ہیومن رائٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. مائٹ از رائٹ. طاقتور جو چاہے کرتا تھا, کمزور کو کوئی رائٹس حاصل نہیں تھے. یعنی آپ یہ سمجھیے تصور ہی نہیں تھا کہ ایک عام شخص کا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے. یہ بات طے تھی کہ طاقتور کی جو مرضی کرے, جیسے مرضی کرے, اس کو پوچھنے والا, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو سب سے پہلے ہیومن رائٹس کا تصور اسلام نے دیا. اسلام نے سب کو حقوق دیے اور اس کو سمرائز کیا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں, جو 10 ہجری کو آپ نے دیا. اور اگر آپ بات کریں, یہ جو ہم انگلش سال دیکھتے ہیں تو 631 عیسوی میں آپ نے نبی پاک نے جو آخری خطبہ دیا تھا. ویسے تو آپ نے ایک ہی حج کیا, تو وہ جو خطبہ ہے نا نبی پاک مصطفیٰ کا 10 ہجری کا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا. یہ پہلی دستاویز تھی, یہ پہلا ڈاکومنٹ تھا, یہ پہلا ڈکلریشن تھا, یہ پہلی اناؤنسمنٹ تھی, یہ پہلا اعلان تھا جس میں لوگوں کی ہیومن رائٹس دیے گئے. اس سے پہلے ہیومن رائٹس کا کوئی تصور نہیں تھا. خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے بتایا کہ ریاست کے کیا فرائض ہوں گے, عوام کے کیا حقوق ہوں گے. اس سے پہلے انسانی حقوق کا آپ کو کوئی تصور نظر نہیں آتا. نبی پاک نے فرمایا بحیثیت انسان ایک انسان کے کیا حقوق ہیں, ایک غلام کے کیا حقوق ہیں, ایک عورت کے کیا حقوق ہیں, عورت کے بحیثیت ماں, بحیثیت بیوی, بحیثیت بہن, بحیثیت بیٹی کیا حقوق ہیں, ایک جو سلیو ہے اس کے کیا حقوق ہیں, ایک عام انسان کے کیا حقوق ہیں, ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, زوجین میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, معاشرے کے کیا حقوق ہیں. یہ سب سے پہلے اسلام نے لوگوں کو دیے, اور اس وقت دیے جس کو ہم کہتے ہیں ڈارک ایج. ویسٹرن کنٹری, آج تو مغربی دنیا بہت آگے نکل گئی نا. اس وقت کی بات ہے جب مغربی دنیا حقوق کے نام سے ہی ناآشنا تھی, وہ ان کا ڈارک پیریڈ تھا. تو سب سے پہلے اسلام نے دیے. کب دیے؟ یہ آج سے 1450 سال پہلے. ویسے تو 1460-62 سال ہو چکے, لیکن ہم بات کر دیتے ہیں کہ آج سے, یعنی اگر پوری انسانی تاریخ کی بات کریں تو آج سے 1450 سال پہلے اسلام نے بنیادی حقوق دیے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے ذہن میں کلیئر رہے. 1450 سال پہلے. البتہ اگر مغربی دنیا کی بات کریں یا آپ جدید دنیا کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے برطانیہ نے حقوق دیے تھے 1215 میں, یعنی اسلام کے تقریباً بہت بعد, اسلام کے بہت بعد. سب سے پہلے تو اسلام نے ہیومن رائٹس دیے, اس کے بعد برطانیہ میں سب سے پہلے برطانیہ کے لوگوں کو حقوق ملے. لیکن ذہن میں رکھیں, برطانیہ کے عوام کو حقوق ملے نہیں تھے, انہوں نے چھینے تھے. یاد رکھیے, حقوق یہ ویسٹرن میں کنسپٹ نہیں تھا. انہوں نے احتجاج کیا, جلوس نکالے, جلسے کیے, جس طرح بھی آپ کو انہوں نے کوڑے کھائے, انہوں نے گولیاں کھائیں, انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. احتجاج اس حد تک بڑھا کہ برطانیہ کے بادشاہ کو حقوق دینے پڑے. 1215 میں برطانوی بادشاہ نے ایک ڈاکومنٹ سائن کیا تھا جس کو میگنا کارٹا کہتے ہیں. میگنا کارٹا وہ ڈاکومنٹ تھا جس کے ذریعے برطانیہ کے عوام کو حقوق ملے 1215 میں. لیکن ذرا فرق سمجھیں, برطانیہ کے عوام نے قربانیاں دے کر 1215 میں حقوق حاصل کیے تھے, لیکن اسلام نے اس سے بہت پہلے ہی یہ حقوق دے دیے تھے. اور عوام کے مطالبے پر, یہ نہیں کہ عوام نے کوئی مطالبہ کیا تھا اور ڈیمانڈ کی تھی تو نبی پاک نے حقوق دی. اسلام نے انسانیت کو وہ تمام حقوق بغیر مطالبے کے دے دیے تھے 1450 سال پہلے. لیکن مغربی دنیا کی بات کریں تو 1215 میں بھی برطانیہ میں یہ حقوق ملے, لیکن اس کے لیے عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھی. اس کے بعد اگر آپ جدید دور کی بات کریں تو 18 سینچری میں سب سے پہلے پھر برطانیہ کے بعد فرانس نے حقوق دیے, اس کے بعد امریکہ نے ہیومن رائٹس دیے تھے. اور آج صورتحال, یعنی سب سے پہلے اسلام نے, اس کے بعد برطانیہ نے, پھر فرانس اور امریکہ میں. اور اب صورتحال یہ ہے, دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, آج کے جدید دور میں ہر ملک کے عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہیں, کہیں زیادہ ہیں کہیں کم ہیں, یہ الگ بات ہے. اور ان کی انفورسمنٹس کس طرح ہیں یہ بھی الگ بات ہے.
लेकिन बहरहाल आज के जदीद दौर में दुनिया के तमाम अक़वाम को ये राइट्स हासिल होते हैं। अगर आप बात करें मजीद जदीद दौर की तो वो किस तरह से है, आप को पता है कि इंसानी तारीख में दो बड़ी जंगें, वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसने दुनिया को तबाह करके रख दिया, खास तौर पे जापान को, जहाँ के दो शहरों हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए। तो एहसास पैदा हुआ कि इसके बाद एक आलमी इदारा बनाया जाए और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया। तो यूनाइटेड नेशन या अक़वाम मुत्तहिदा जब बनी तो उनके लिए एक बड़ा अहम टास्क था कि ह्यूमन राइट्स का कोई चार्टर दिया जाए। जिस तरह मैंने भी आपको अर्ज किया, जितने भी मुल्क हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो सारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पाबंद हैं। तो देखिए, हर मुल्क को अलग अलग तो ह्यूमन राइट्स हासिल हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा चाहता था कि कोई ऐसा चार्टर मुरतब किया जाए, यानी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की ह्यूमन राइट्स दिए जाए। अब ये खासा मुश्किल काम था, क्योंकि हर मुल्क का मजहब अलग है, सकाफत अलग है, तहजीब अलग है, ट्रेडिशंस अलग थे, लाज अलग थे। तो कोई ऐसा मैनिफेस्टो बनाना, कोई ऐसा चार्टर बनाना, कोई ऐसा मंशूर बनाना जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, बहुत मुश्किल था। लेकिन बहरहाल ऐसा किया गया। यूनाइटेड नेशन ने भी एक यूनिवर्सल चार्टर दिया ह्यूमन राइट्स का, जो तमाम मुल्कों के लिए एप्लीकेबल है, यकीनन पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है। तो आप यूं समझें, पाकिस्तान के अवाम को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जो हमारा आइन हमें देता है, और पाकिस्तान के अवाम को वो तमाम हुकूक भी हासिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का चार्टर देता है। ठीक है जी, आगे चले। तो ये मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका, राइट्स प्रोवाइड लिबर्टी एंड द स्टेट प्रोटेक्ट्स दैट लिबर्टीज। आइन में हकूक दिए जाते हैं और उन हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, रियासत करती है। यहाँ मैं एक चीज और कर दूं, यहाँ वो लोग जो जिनकी फील्ड लॉ नहीं है, लॉ के लोग तो शायद मेरी बात को बेहतर ये समझ रहे हो, लेकिन जिनकी फील्ड लॉ नहीं है तो मैं एक और अर्ज कर दूं उनको। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लफ्ज लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में। लॉ और चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन और चीज है, हम मिक्स कर देते हैं। लॉ होता है आवाम के लिए, मेरे और आपके लिए। मैंने जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या चीज क्राइम है, उस क्राइम की क्या सजा होगी, यानी आवाम की लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, आवाम के बिहेव को कंडक्ट करने के लिए क्या होते हैं? लॉस, आवाम के लिए। लेकिन रियासत के इदारे कैसे काम करेंगे? उनके लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। अर्ज कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन आइन क्या होता है? ये होता है रियासत के इदारों के लिए, स्टेट ऑर्गन्स के लिए। मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूं स्टेट ऑर्गन्स क्या है। एग्जेक्टिव, गवर्नमेंट जो हुकूमत चला रही है, ठीक है जी। दूसरा आपको बताया था पार्लियामेंट जो कानून बना रही है। तीसरा जुडिशरी, यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी और गवर्नमेंट, ये तीन स्टेट ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के क्या इख्तियारात होंगे, पार्लियामेंट के क्या इख्तियारात होंगे, सदर के क्या इख्तियारात होंगे, वज़ीर-ए-आज़म के क्या होंगे, अदालतों के क्या होंगे, कौन से इदारे कैसे काम करेंगे, यानी स्टेट ऑर्गन्स की परफॉर्मेंस क्या होगी, स्टेट्स ऑर्गन्स की ड्यूटीज क्या होंगी, लायबिलिटीज क्या होंगी, ये डिसाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आइन भी कहते हैं। लेकिन आवाम के लिए क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, वो होता है कानून, जिसको लॉ भी कहते हैं। ये बड़ी अहम बात है, अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं। लॉ या कानून क्या है? आवाम के लिए। रियासती इदारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही आइन होता है। तो ज़हन में रखें, कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत ज्यादा होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होता है, लॉ उसके नीचे होता है। मुल्क में ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो अवाम को राइट्स दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत ज्यादा है। आप मुल्क में कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हैसियत ज्यादा है, तो इसलिए जो आवाम को बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं, आइन में दिए जाते हैं। हुकूमत का काम है उनको प्रोटेक्ट करना, उन राइट्स को। और हुकूमत प्रोटेक्ट नहीं करती, यानी किसी को ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते, वायलेट होते हैं, तो फिर अदालतें मौजूद होती हैं। अदालतों का काम है ह्यूमन राइट्स पे अमल करवाना, इन्फोर्स करना।
यानी अगर जो मेरा आइन मुझे ह्यूमन राइट्स देता है, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट हो, उन पे अमल ना हो तो क्या होगा? फिर अदालतें मौजूद हैं, मैं अदालत से रिव्यू करूंगा और अदालतें मुझे वो ह्यूमन राइट्स दिलाएंगे। ठीक है जी। आगे क्या है जी? राइट्स एंड लिबर्टीज। मैंने ये कुछ पॉइंट्स बना लिए थे ताकि हम तरीके से डिस्कस कर सकें। राइट्स एंड एबिलिटीज इग्नाइट द ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड पर्सनल, ये फी आ गया, ये फील था लफ्ज, पर्सनल फील देमसेल्व्स सिक्योर एंड सेटिस्फाइड। देखिए, जब आवाम को हुकूक मिलते हैं तो इसका इम्पैक्ट आता है, आवाम जिंदगी में मुतमईन हो जाते हैं। सिक्योर क्या? वो अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं। जिस मुल्क में आवाम को राइट्स मिल रहे हों, आवाम तस्वुर करते हैं कि मैं महफूज हूं। और महफूज का क्या मतलब? मेरा जान, मेरी माल, मेरी इज्जत, सब कुछ महफूज है। जब राइट्स होते हैं, अवाम मुतमईन होते हैं, महफूज तस्वुर करते हैं। बात को उलट कर लें, ऐसी स्टेट्स, ऐसे मुल्क जो अवाम को राइट्स नहीं दिए जाते, तो अवाम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वो अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते, वो अपने आप को मुतमईन तस्वुर नहीं करते। उनको हर वक्त डर लगा रहता है कि मेरी जान, माल, इज्जत महफूज नहीं। ठीक है जी। तो ये बुनियादी तौर पे रियासत का, देखिए जब मैं मतलब स्टेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब रियासत होगा और ज़ाहिर इसका मतलब गवर्नमेंट होगा। द स्टेट एडमिट्स दोज राइट्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देम। डेमोक्रेसी एंड राइट्स गो साइड बाय साइड। इन एवरी स्टेट ऑफ मॉडर्न एज राइट्स आर जनरली एम्फेसिस्ड। ठीक है जी। तो आज के दौर में जितनी रियासतें हैं, वो तमाम की रियासतों में अवाम को आईनी हकूक या राइट्स हासिल है। और ये हम बिल्कुल स्टार्ट में भी डिस्कस किया था। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स वो जरूरियात होती हैं जिसके बगैर एक मुआशरा कंप्लीट नहीं होता। यानी वो चीजें, वो सहूलियात, वो नेसेसिटीज जो आवाम को जरूरत है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उनको हम राइट्स कहते हैं। आपको पहले अर्ज किया कि राइट्स कहाँ होते हैं जी? आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए जाते हैं और गवर्नमेंट इनकी हिफाजत करती है, इंप्लीमेंट करती है। और अगर कहीं पर भी राइट्स वायलेट हो रहे हों, इनकी खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो फिर अदालतों का काम होता है उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आगे चलिए। ह्यूमन राइट्स आर, हु कैन सी दिस ट्रांसक्रिप्ट कार्ड? जी एक आया है, क्या आप सबको ये लिखा नजर आ रहा है? क्योंकि चैटिंग में बात की है कि नजर नहीं आ रहा। आई थिंक व्यूएबल है आप सबके लिए। जी। तो बात क्या हो रही थी कि ह्यूमन राइट्स आर इनडिविजिबल एंड हैव म्यूचुअल डिपेंडेंसी एंड कोरिलेशन। म्यूचुअल डिपेंडेंसी है। ठीक है जी। मैंने अर्ज किया कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर रेसिप्रोकल। A right of one person is basically the duty of other person. तो होता हमारे यहाँ खराबी क्या है? हम अपने राइट्स को तो मुतालबा करते हैं, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज को पूरे नहीं करते। हालांकि जब हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम दूसरों को राइट्स दे रहे होते हैं। और जब दूसरे अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हमें राइट्स दे रहे होते हैं। Fundamental human rights are not granted by anyone, but every person acquires them since his birth. ये आपको पहले भी अर्ज किया कि हकूक होते ही वही है, बुनियादी हकूक जो आपका मुल्क का आइन देता है, जो मुल्क का लॉ देता है, जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और ये कोई कोशिश करके हासिल नहीं करने पड़ते। मैंने भी इसकी पहले दौर में तो ऐसे ही था, पहले दौर में तो ऐसे ही था, कुछ सदियां पहले तो ऐसे ही था। लोग इसके लिए एफर्ट्स करते थे, कोशिश करते थे। लेकिन अगर आप मॉडर्न एज की बात करें, दौर जदीद की बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं है। हर शख्स को पैदाइशी तौर पर ह्यूमन राइट्स हासिल हो जाते हैं अपने मुल्क के मुताबिक, तो इनकी हैसियत यूनिवर्सल होती है। नो गवर्नमेंट कैन स्नैच दीज बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ कस्टोडियन ऑफ दीज राइट्स। कस्टोडियन कहते हैं हिफाजत करने वाला।
स्नैच छीनना, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बड़ी अहम बात है, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में अवाम को दे दिए जाते हैं वो कोई गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। मैंने आपसे भी अर्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होता है, ह्यूमन राइट्स उससे नीचे होते हैं, सॉरी लॉज उससे नीचे होते हैं। मुल्क में कोई लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। तो जो राइट्स आवाम को कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए, जो राइट्स आवाम को कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए जाएं, वो गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। यानी आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे हकूक छीने जाएं, क्योंकि राइट्स किस में दिए गए, आइन में दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। यही वजह है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स इज मोर देन लीगल राइट्स एंड दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। मैंने भी अर्ज की कि लॉ की अहमियत कम होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत ज्यादा होती है। तो वो ह्यूमन राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाएं उनकी अहमियत आम कवानीन से ज्यादा होती है, क्योंकि रियासत ने भी उनको प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट ने भी उनको प्रोटेक्ट करना है, और पाकिस्तान में जुडिशरी का काम भी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन हमने अर्ज किया कि जब हम बार बार राइट्स की बात करते हैं, हम राइट्स की बात तो करते हैं, अपनी ड्यूटीज की बात नहीं करते, ऑब्लिगेशंस की बात नहीं करते। जो एक का राइट्स है वो दूसरे की ड्यूटीज है, हम सिर्फ राइट्स मांगते हैं। मुझे शेर ज़हन में आया, शायर कहता है कि जी अपनी अपनी तबाहियों का है मुख्तसिर फसाना, अपनी तबाहियों का है मुख्तसिर फसाना, अकवाल आरफाना आमाल अहम का। तो बातें तो बड़ी बड़ी हैं, हम कहते हैं हमें ये हक नहीं मिला, वो हक नहीं मिला, लेकिन हम अपने फराइज पूरे नहीं करते। अगर हम फराइज पूरे करें, ऑब्लिगेशंस पूरी करें, तो उसके बाद हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात कि अगर राइट्स कहीं भी वायलेट होते हैं, कोई फर्द, कोई इदारा राइट्स की खिलाफ वर्जी करता है, तो ये हुकूमत का काम है राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और हुकूमत राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो फिर ये जिम्मेदारी अदालतों की बनती है। यानी ह्यूमन राइट्स की जो कस्टोडियंस हैं वो क्या है, वो क्या है, वो अदालतें हैं। ये अदालतों का काम है कि इस चीज को इंश्योर किया जाए, इस चीज को यकीनी बनाया जाए कि आवाम को बुनियादी हकूक मिलते रहे। अभी हम एक और चीज करना चाहूंगा कि अगर आप अपने आइन को देखें तो ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, हमारा आइन हमें बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स देता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो ऐसा नहीं। उसकी वजह समझें, देखिए आइन में लिख देना और बात है, उसको इंप्लीमेंट करना दूसरी बात है, उसको इन्फोर्स करना और बात है। बदकिस्मती से मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी अदालतें उस तरह से इंसाफ मुहैया नहीं करें। देखिए जब आवाम को ह्यूमन राइट्स मिलेगी तो इंसाफ ही मिलेगा ना। लेकिन हमारे यहाँ देखिए इंसाफ होता क्या है, मैं जरा बात को थोड़ा चेंज करूं। इंसाफ वो होता है जो फौरी हो और मुफ्त हो। इंसाफ क्या है, जो फौरी और मुफ्त हो। हमारे मुल्क में फौरी भी नहीं है और मुफ्त भी नहीं। एक शेर ज़हन में आया, शायर कहता है कि जी जुल्म जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, जनना पैदा करना, जुल्म तो बढ़ रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। जुल्म की औलाद हो जाती है, अदल की औलाद ही नहीं हो रही। अदल सुकड़ रहा है, जुल्म बढ़ रहा है। रिपीट कर दो, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। लेकिन अफसोस आइन में तो हकूक दे दिए गए हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो उनकी वायलेशन हमें नजर आती है। बहरहाल अगर हम लॉ की बात करें तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिपेंडेंट्स टू वन अनदर एंड विदाउट परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटीज द ड्रीम ऑफ प्रोग्रेस रिमेन अनट्रू। हम बुनियादी हकूक दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, आवाम को बुनियादी हकूक देने होंगे। अब देखिए वही बात, आइन ने तो दे दिए, तो जब मैं बार बार बात कर रहा हूं आवाम को हकूक देने होंगे, तो आइन में तो हकूक मौजूद हैं। जरूरत इस चीज की है कि उसको स्ट्रिक्टो सेंसो इंप्लीमेंट कराया जाए, उन पे अमल कराया जाए।
लेकिन जब ये देखते हैं तो सूरत हाल हमें बड़ी कमजोर नजर आती है। बड़ा डिटेल मेरा जी चाह के पहले आपको तारुफ कराऊं ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और वो उनकी नेचर क्या होती है। अगर हम मुख्य सा देख लेते हैं कि 1973 के आइन के तहत जो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स हासिल हैं वो वो क्या है। 1973 के आइन में जो अवाम को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 25 राइट्स। तो 25 यानी अगर ह्यूमन राइट्स बात करें तो देयर आर 25 आर्टिकल्स डील्स विद द ह्यूमन राइट्स। अवाम को आर्टिकल 9 के तहत हक हासिल है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन का, यानी अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर शख्स का जान माल इज्जत महफूज हो आर्टिकल 9 के मुताबिक। गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है और अगर नहीं है तो फिर अदलिया को इस पर अमल करना। आर्टिकल 10 की बात करें तो उसमें क्या है। सेफ गार्ड टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। हर शख्स को आजाद रहने का हक है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सवाई इसके कि कोर्ट परमिशन दे। और अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार कर भी लेती है तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और वो देखेगा गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है। नाजायज होगी तो फौरन छोड़ देगा। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल नंबर 10 में ही बताया गया कि 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उसको गलत तो गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी में मजीद आगे एक सब सेक्शन है कि जिस पे केस चलाया जाएगा उसको हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, अपने दफा करे बजरिया वकील के जरिए ओपन कोर्ट में। आर्टिकल 11 कहता है कि स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड होगी, यानी गुलामी पर पाबंदी है। कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकेगा, किसी से जबरी मुशक्कत नहीं ली जा सकेगी। जबरी मुशक्कत लेना या किसी को जबरदस्ती डिटेन करना, गुलाम बनाना, ये आइन की खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 12 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव सॉरी रिट्रोस्पेक्टिव पुनिशमेंट। ये क्या है कि किसी भी जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती जो पहले से हो। यानी देखिए एक चीज के बारे में कानून आज बना है, एक शख्स ने काम किया, जब काम किया उस वक्त वो जुर्म नहीं था, बाद में वो जुर्म हुआ तो उस शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। यानी किसी शख्स को ऐसी चीज की सजा नहीं दी जा सकती जो कानून बनने से पहले उसने की। आर्टिकल 13 क्या कहता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल पनिशमेंट। किसी शख्स को एक ही केस में 2 मरतबा सजा नहीं दी जा सकती, या यूं कहें कि 2 मरतबा केस नहीं चलाया जा सकता। देखिए एक शख्स को एक जुर्म में सजा मिल गई, उसे सजा काट लिया, आप दोबारा केस चला देंगे उसके ऊपर कि उसको दोबारा सजा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक एक मामले में एक ही मरतबा केस चलाया जा सकता है, ज्यादा नहीं चलाया जा सकता। आगे चलें जी। आर्टिकल 15 की बात करें तो वो क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर शख्स को हक है कि मुल्क के जिस हिस्से में चाहे रहे, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, मुल्क के जिस हिस्से में भी रहना चाहे वो जाके रहे। आप ये नहीं कह सकते आप फलां इलाके में जा सकते हैं या फलां इलाके में नहीं जा सकते या फलां इलाके से मूव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 की बात करें तो वह फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली होता है जी इज्तिमा। हर शख्स को हक है कि वो पुरअमन इज्तिमा कर सकता है। वो इज्तिमा सियासी हो सकता है, वो इज्तिमा मजहबी हो सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 17 भी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लोगों को इकट्ठा करने के बारे में ही है। यानी मैं लोगों को इकट्ठा करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूँ, कोई मजहबी पार्टी बना सकता हूँ, कोई सोशल पार्टी बना सकता हूँ, मुझे इससे रोका नहीं जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि अब टाइम कम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ चीज़ों को। आर्टिकल 18 की बात करें तो ये किस बारे में है। आइन का आर्टिकल नंबर 18, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस। हर शख्स को हक है कि वो जो चाहे कारोबार करे, जो चाहे बिजनेस करे, जो चाहे जॉब करे, यानी रोजी कमाने का जो चाहे जरिया इख्तियार करे, उसको रोका नहीं जा सकता। आइन का आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर शख्स को हक है तहरीर तकरीर की। मैं चाहे गवर्नमेंट की हमायत करूं, चाहे गवर्नमेंट की मुखालफत करूं, यानी मैं अपनी ओपिनियन दे सकता हूं, मैं तकरीर कर सकता हूं। मुझे पाबंदी नहीं लगाई जाएगी कि आप ये बात नहीं कर सकते।
इसी का 19 का सब आर्टिकल एक और है, राइट टू इंफॉर्मेशन। हर शख्स का हक हासिल है मालूमात हासिल करने का, यानी गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है या कोई ऑर्डर पास किया है तो हर शख्स का हक है वो क्लेम कर सकता है कि मुझे उसकी नकल दी जाए। यानी गवर्नमेंट के किसी भी हुक्म, किसी भी ऑर्डर, किसी भी नोटिफिकेशन की दस्तावेज कोई भी शख्स हासिल कर सकता है। आइन का आर्टिकल 20 कहता है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन। पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी है, हर शख्स को हक हासिल है कि अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ठीक है जी, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसमें जो सफेद हिस्सा है वो अकलियतों की ही नुमाइंदगी करता है, यानी जिसके मुताबिक ये है कि पाकिस्तान में अकलियतों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। या मैं एक और अर्ज कर दूं बात, जब हम कहते हैं अकलियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है तो जो कादियानी है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के वाले से बहुत वो बात करते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं अर्ज कर दूं, हमारे आइन के मुताबिक अकलियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन कादियानियों का कहना यह हमें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। तो यहाँ बात को समझे, मैं एक ही लफ्ज बार बार बोल रहा हूँ कि अकलियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है, मिनॉरिटीज को, नॉन मुस्लिम को। प्रॉब्लम यह है कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम कंसीडर नहीं करते, वो कहते हैं मुसलमान, जबकि आइन की रूह से वो नॉन मुस्लिम्स हैं। हमारे आइन में डिफाइन कर दिया गया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखता हो, जो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखता हो, वो मुसलमान। अब प्रॉब्लम ये है, कादियानी कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन आइन के तहत वो नॉन मुस्लिम है, वो अपने आप को नॉन मुस्लिम नहीं समझते। अगर कादियानी ये तस्लीम कर लें कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं तो कादियानियों को वो तमाम राइट्स हासिल हो जाएंगे जो पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को हासिल, लेकिन वो अपने आप को मुस्लिम्स क्लेम करते हैं जबकि आइन के मुताबिक वो मुस्लिम्स नहीं है। बहुत अहम नुक्ता है। कादियानी पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कि पाकिस्तान में अकलियतों को, मिनॉरिटीज को ह्यूमन राइट्स हासिल नहीं है, जबकि ये बात नहीं है। पाकिस्तान में तमाम मिनॉरिटीज को ह्यूमन राइट्स हासिल है। अगर कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम कर लें तो वो उन तमाम राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं। लिहाजा ये बात तय है कि पाकिस्तान में तमाम ह्यूमन राइट्स, तमाम अकलियतों को ह्यूमन राइट्स हासिल हैं। आगे चले, मैं अब क्योंकि टाइम कम है, मैं ये भी चाहूंगा डिस्कशन की तरफ भी आए। तो मुख्य से आर्टिकल 23-24 में राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, हर शख्स को हक हासिल है कि पूरे मुल्क में जहाँ चाहे जायदाद बनाए, जायदाद खरीदे, जायदाद बेचे, ट्रेड करे, उसको इस चीज से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 25 की बात करें तो ये डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं, उनको इक्वल राइट्स हासिल हैं। ये नहीं कि मुस्लिम्स को ज्यादा है या नॉन मुस्लिम्स को कम है। आर्टिकल 25A राइट्स ऑफ एजुकेशन की बात करता है कि सबको हक हासिल है अपनी मर्जी की तालीम हासिल करने का, और वो जहां तक चाहें तालीम हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स थे जो मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की आसान लफ्जों में। तो इसके साथ मैं यहाँ इसको कंप्लीट करता हूँ, अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ जो एक लेक्चर स्टाइल में थी, और इसलिए मैं बात को वाइंड अप करता हूँ कि अब अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें या अपनी ओपिनियन देना चाहें तो यू आर वेलकम। क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ही बंदा बात करता रहे और बाकी सुनते रहें। अगर मुझे एक असाइन किया गया था ह्यूमन राइट्स पे बात करूं तो मैंने कोशिश की बात करने की। अब यू आर वेलकम टू पार्टिसिपेट फॉर एनी क्वेश्चन आर गिविंग योर ओन ओपिनियन। मैं अपने लेक्चर्स को यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन आपके सवालों के जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ। एनी डिस्कशन, एनी क्वेश्चन प्लीज। गुलाम मुर्चा साहब कहते हैं वेल एक्सप्लेन सर, थैंक यू जनाब। अकबर अली बेग कह रहे हैं एग्री विद गुलाम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफाक हैं, वो कहते हैं दे कैन नॉट स्नैच बट दे कैन डिप्राइव दोस to common man through explaining them in their own context. डॉक्टर साहब यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। जब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं, आप सब जानते हैं 2 और 2 4 होते हैं।
لیکن لا میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے. لا میں 2 اور 2 4 نہیں ہوتے. اگر لا میں 2 + 2 4 اور تو وکیل تو سارے بھوکے مر جائیں. وکیل کا دھندا کہاں سے چلے گا؟ وکیل کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ 2 اور 2 4 نہیں ہوتے, وہ کبھی 2 اور 2 3 کر رہا ہوتا ہے, 2 اور 2 5 بھی کر رہا ہوتا ہے. وہ لا کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن لا تو ہی کیا, جب کورٹ میں کیس آتا ہے لا تو ہی کیا, لیکن دونوں سائڈ پہ ڈیفرنٹ وکیل ہیں, ایک ہی لا کو وہ اپنے اینڈز کے لیے انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہیومن رائٹس کی ہے تو یہ میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کروں گا. پاکستانی مسئلہ ہیومن رائٹس کا نہیں ہے, ہیومن رائٹس کی انٹرپریٹیشن کا نہیں ہے. یہاں پرابلم ہیومن رائٹس کی امپلیمنٹیشن کا ہے. جن اداروں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بڑی سمپل سی بات کروں, عدالتوں کا کام ہے انصاف کرنا, عدالتوں کا کام ہے انصاف کرنا. لیکن وہ عدالت کیسے انصاف کرے گی؟ جج کے ساتھ جو اسٹینوگرافر بیٹھا ہے, ٹائپسٹ بیٹھا ہوا, پیسے لے رہا ہے. عدالتوں کے اندر آپ کو 100 روپے کا اسٹامپ 200 روپے 250 روپے کا ملتا ہے. تو وہ عدالتیں جنہوں نے انصاف کرنا ہے وہ آپ کو اصل قیمت پہ اسٹامپ نہیں مل سکتا. انہی عدالتوں میں بڑی کرپشن. تو مسئلہ آئی تھنک لا کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کوشش کی ہے جی, اس کو میرا ایک ویو ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے کوشش کی اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کی. اور میں یہ بھی چاہوں گا, بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی, ہمبل ریکویسٹ ہوگی, جس طرح میں نے کوشش کی ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی, کہ آپ جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ لوگ بھی مائک پر آئیں اور آپ کے ذہن میں جو بات ایکسپلین کریں. کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ایک لیکچر کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, ڈسکشن کی صورتحال ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آئی کین ایگری پارشلی. ڈاکٹر صاحب میں ایک شعر عرض کروں آپ سے, ایک شعر عرض کروں کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے, میں نے پوچھا کہ زندگی کیا ہے, ہنس پڑے پھول رو پڑی شبنم. کوشچن ایک ہی تھا لیکن آنسر الگ الگ تھا. تو میرے خیال میں دنیا کا حسن تو اختلاف سے ہی ہے. اگر آپ نے کہا نا آئی پارشلی ڈس ایگری, اگر دنیا کے تمام لوگ ایک دوسرے سے ایگری کر جائیں تو دنیا کی ترقی رک جائے گی. دنیا کی ترقی رک جائے گی. دنیا ترقی ہی اس وقت کرتی ہے جب لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں دنیا کی خوبصورتی ڈس ایگری کرنے میں, ایگری کرنے میں. صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایگری اینڈ ڈس ایگری کی جب میں بات کرتا ہوں نا, تو میں نے اس وجہ سے کہا کہ جب ہم کانسٹیٹیوشنل پروویژن ایک منٹ, بات آپ کی کرتے آواز کم آ رہی ہے, پلیز. اچھا ابھی آ رہی ہے؟ ایک منٹ میں ذرا پھر ہیڈ فون لگا لوں. جی فرمائیے. وہ ایک بڑا اچھا کوشچن ہوا تھا مرتضیٰ صاحب مجھ سے جب آئی واز ڈیفینڈنگ مائی تھیسس. تو اس میں انہوں نے سوال کیا کہ آر یو کوالیفائڈ ٹو انٹرپریٹ دی کانسٹیٹیوشن. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر میں کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ نہیں کر رہا, میں جو کلازز جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا تو میں نے کلازز کو ہی صرف ری رائٹ کیا ہے, میں نے اور کچھ نہیں کیا. ہاں ابھی جب آپ نے بات کی نا اس کی امپلیمنٹیشن کی تو ہم بات ہی کرتے ہیں, لیکن لا کو اور کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کو ہم دو الگ الگ کانٹیکس میں رکھیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس جو ہیں وہ اداروں کی جو 3 آرگنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ویئر ایز لا جو ہے وہ کامن مین کے لیے بنایا جاتا ہے, جس میں سی آر سی سی یا باقی جو قوانین ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو جب ہم ان قوانین, ابھی ظاہر ہے وہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی ان کانسٹیٹیوشن پروویژنس کو ذہن میں رکھ کے بنے ہوئے ہیں اور ان کو سلب نہیں کیا جا سکتا. تو ایک چیز کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہوئے, آلدو آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ, ٹھیک ہے میں وکیل نہیں ہوں, لیکن کانسٹیٹیوشن میں نے پورا پڑھا ہے, اور پڑھتے ہوئے ایک چیز جو مجھے بڑی تشویشناک اور بڑی عجیب سی لگی ہے وہ یہ کہ وی ہیو لیفٹ آل کلازز اوپن اینڈیڈ. اور اوپن اینڈیڈ شاید اس وجہ سے چھوڑ دی گئی ہیں کہ ہم اپنے مطلب یا اپنے مرضی کے مطابق ان کو انٹرپریٹ کریں. جو پریزنٹ سینیریو ہماری کنٹری کا چل رہا ہے, ہم اگر کہیں کہ نہ یہ آٹوکریٹک ہے نہ یہ ڈیموکریٹک ہے, پتہ نہیں یہ کوئی اور ہی سسٹم ہے وٹ ایور, لیکن کانسٹیٹیوشن کو ہی انٹرپریٹ کر کے جو بیسک ہیومن رائٹس کی جو بات کرتے ہیں, جو چیپٹر 2 کہتا ہے اس میں جتنی کلازز ہیں وہ ان کو سلب کیا جا رہا ہے اور لیگلی کیا جا رہا ہے ان کو. آئی ہوپ کہ آپ اس سے ایگری کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیے جب آپ بات کرتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کی, ورڈس کی انٹرپریٹیشن کی,
तो ये आइन में ही लिख दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट. It's the prerogative rights of the Supreme Court to interpret the Constitution. अगर एक लफ्ज का मुगालता आता है तो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पिटीशन में जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया वो फाइनल होगा. ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी की हद तक बात. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बात करें डॉक्टर साहब, मैं फुली एग्री करूं मैं आपकी बात से, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मौजूदा सिनेरियो में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 डेज में इलेक्शन होंगे. तो कहां गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन? वो प्रोविजन कहां गई? मैं बार बार कह रहा हूं लॉ सुप्रीम है और दिस एंड दैट बात करूं, मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहा हूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियरली प्रोवाइडेड कर रहा है कि आफ्टर डिसॉल्वेशन ऑफ द असेंबली विद इन 90 डेज इलेक्शन विल बी कंडक्टेड. नहीं हुए. अब वो कहां गया सिलसिला? दूसरी सिंपल मिसाल दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो जो इंटरेस्ट है, सूद है, इसको खत्म किया जाएगा. लेकिन आपके तमाम मुल्क का सिस्टम सूद पे चल रहा है, तो फिर वो कहां गई चीज? वो बात तो खत्म हो जाती है वो जब आप उसकी बात करते हैं. अब जो बात चल रही है आजकल मिलिट्री कोर्ट्स की, कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएंगी, डेफिनेट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं. तो बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लफ्ज है, आपके नजदीक उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और है, मेरे नजदीक कुछ और है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन सी होगी? आपकी और मेरी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट की इंप्लीमेंट होगी. लेकिन अब फिर देखा जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना व्यू देना है, तो हमारे यहाँ एक सिलसिला था जुस नेसेसिटी, नजरिया जरूरत. तो अदालतों ने इसको अडॉप्ट किया कि नजरिया जरूरत कहता है. नजरिया जरूरत यह है कि आइन तो ये नहीं कहता, लेकिन हम ये कर रहे हैं. मुझे अच्छी तरह याद है जब जनरल ज़िया की गवर्नमेंट थी, ये मैं 88 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था क्योंकि उनके पास इख्तियारात थे असेंबली तोड़ने के. तो मोहम्मद खान जुनेजो ने इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और यही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही चैलेंज किया था, ह्यूमन राइट्स के तहत ही चैलेंज हुआ था. तो आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा अजीब सा आया था. उन्होंने कहा था जी मोहम्मद खान जुनेजो का व्यू ठीक है, असेंबली गलत टूटी है, जनरल ज़िया इस असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते थे. तो जब ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि असेंबली गलत टूटी है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि दैट असेंबली शुड बी रिस्टोर्ड, उसको बहाल किया जाता. लेकिन असेंबली को बहाल नहीं किया गया, असेंबली को बहाल नहीं किया गया, और कहा गया कि अब क्योंकि बस इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो चुकी है और ये हो गया है, तो बेहतर है नया इलेक्शन करवाए जाएं. जब एक चीज गलत है तो गलत है. जब एक बात तय होगी कि असेंबली गलत डिसॉल्व हुई थी, दैट असेंबली शुड बी रिस्टोर्ड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर नहीं की. यहां मैं एक और गुस्ताखी भी करना चाहूंगा अदलिया की शान में. जनरल ज़िया के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने असेंबली गलत तोड़ी है, लेकिन ये फैसला कब आया था? जनरल ज़िया की डेथ के बाद. उनकी जिंदगी में तो ये फैसला इस तरह का नहीं आ सकता था. तो बस मेरे ख्याल में बिटवीन द लाइंस में इतनी ही बात कर सकता हूँ. ठीक है जी. अच्छा जी, मुझे जरा क्लियर भी फरमा दें, ये जो मैं तो सिर्फ इनवाइट था, ये टाइम कितना है, कितना टाइम बाकी है, ताकि मुझे भी पता चल जाए, बाकियों को भी पता चल जाए, और अगर आपकी कोई नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस तो फिर हम इसको वाइंड अप करें. तो ये प्लीज जरा मुझे बता दीजिए कि कब तक हमें कंटिन्यू रखना है. मैं तो यही चाहूंगा कि अगर बाकी भी इसमें पार्टिसिपेट करें तो जरूर करें. लेकिन जी, गुलाम मुर्तजा साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं. ये एडमिन से रिक्वेस्ट है जी, वो असेस दें उनको, कि असेस मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ से माइक ऑन नहीं कर सकता. सर 5-10 मिनट वो खुद कर ऊपर सकते हैं ले लें, बिल्कुल. 1 आवर्स का टाइम था. अच्छा जी, मुझे बताया गया कि टाइम 1 घंटे का ही था. ठीक है जी, तो इसका मतलब टाइम कंप्लीट हुआ. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन करना चाहें तो वेलकम, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं. जी गुलाम मुर्तजा साहब. सर मैं चाहता हूँ आप एक मिनट के अंदर अंदर सारे जो आपने क्लॉजेस सारे किए हैं उनको समराइज कर दें सिर्फ. ठीक है, ओके जी, ओके जी, नाइस. मैं विद इन मिनट समराइज करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी टाइम ऊपर हो चुका है. तो समराइज इस तरह करता हूँ जी, विद इन 1 मिनट अगर आप कह रहे हैं तो. टुडे वी आर डिस्कसिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज आर द रेसिप्रोकल
the rights of one person is actually duty of the other person. Whereas the state is concerned, the duties, responsibilities of the state is basically rights of its citizen, rights of Pakistanis. Our Constitution 1973 give us many rights, so many rights as compared to Constitution 56 and 62. Our Constitution gave us many rights. Which are those rights? These rights are given according to the Constitution, and as I have already narrated, that Constitution is the supreme. Government cannot make any law in the contradiction of Constitution, in the contrary of Constitution, because Constitution has the supreme authority. So according to the Constitution, we have some basic rights. Rights of life. Rights of life means that the life and honor of every person will be protected by the state. The right of freedom. Every person is free in his speech, in his views, in his movement, in his business. हर शख्स जो चाहे कारोबार कर सकता है, मुल्क के जिस हिस्से में चाहे रह सकता है, जहां चाहे जायदाद बना सकता है, जिस सियासी जमात को चाहे ज्वाइन कर सकता है, अपनी सियासी जमात बना भी सकता है. हर शख्स का हक है कि वो वोट दे भी सकता है, वोट ले भी सकता है. Each and every person has religious liberty as well. तो हर शख्स को हक है कि अपनी मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सके. क्वेश्चन है जी, आप अपना नंबर शेयर कर दें. देखिए, इसमें नंबर मेरा यकीनन आ रहा होगा. माय नेम इज मुशर्रफ महमूद. मैं एक्सप्लेन करता हूं. माय नंबर इज 0300 9689125. 030096892125. I am Musharraf Mahmood from Lahore. ठीक है जी. तो बात हो रही थी जी, यस, ऐसा ही है जी, ऐसा ही है. तो मैं बात कर रहा था, हर शख्स को लिबर्टी मजहब के वाले से भी है. हमारे यहाँ हिंदू ईसाई उनको भी मुकम्मल लिबर्टी है. लिबर्टी ऑफ मूवमेंट भी है, लिबर्टी ऑफ ट्रेड भी है. ठीक है, लिबर्टी ऑफ लाइफ भी है. लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे अहम लिबर्टी होती है वो लिबर्टी ऑफ मूवमेंट, ऑफ लिबर्टी ऑफ स्पीच होती है. हर शख्स को हक होना चाहिए कि वो अपनी मुताबिक बात कर सके. ऐसा ना हो कि उसको गायब कर दिया जाए, उसको उठा लिया जाए. बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ये हैं कि हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर सके. मैं एक शेर पे बात को वाइंड अप करना चाहूंगा. वो क्या है कि अगर झूठ बोलूं इस दुनिया में, तो खुद से बगावत होती है. अगर झूठ बोलूं इस दुनिया में तो खुद से बगावत होती है. अगर सच बोलूं इस दुनिया में तौहीन अदालत होती है. तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई तौहीन अदालत करूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करूं. तो मेरे ख्याल में आई ट्राइड के जो मुझे थोड़ा बहुत पता था मैंने कोशिश की मुख्तसर लफ्जों में वाइंड अप करने की. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तान लॉ रिफॉर्म का कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक सिलसिला कंडक्ट किया. आप सबका भी शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझे समाअत किया. इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और हवाले से आई वुड लाइक कि आपसे दोबारा मुलाकात हो. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज. मैं चाहूंगा कि आप ग्रुप में अपने व्यूज भी शेयर कर दें एंड पर, कि जो आज हमने डिस्कशन की है अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें तो एक पता चलता रहता है, फीडबैक आता रहता है. मैं आपके फीडबैक का भी मुंतज़िर रहूंगा. मैं यहीं पर कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज ये वो टॉपिक है जो कि मेरे हिसाब में बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और उसके ऊपर बोलने के लिए बहुत करेज चाहिए, और इसको इंटरप्रेट करने के लिए तो शायद 4 गुना या 5 गुना करेज चाहिए. तो माय सैल्यूट्स टू यू कि आपने इसको इंटरप्रेट किया. मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने जब पहले भी बात की थी कि अपने थीसिस जब मैंने किया था, तो जितनी प्रॉब्लम्स और जितने थ्रेट्स और फियर्स मैंने फेस किए थे वो आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रियलाइज, ये मेरा सुपरवाइजर रियलाइज कर सकता है. तो मैं आपकी कंडीशन और आपकी चीज़ों को भी सुपरवाइज कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड. और बड़ी बात है कि जो चंद चीज़ों को आपने एक्सप्लेन भी किया वो भी बड़ी हिम्मत की बात है. थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा जी. आपके फीडबैक का यहाँ मुंतज़िर रहूंगा इसी ग्रुप में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह.